नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री ऑफ बिहार लेक्चर सीरीज में चल रहे हैं जो कि इम्तियाज अहमद सर की किताब बिहार एक परिचय पे बेस्ड है। ठीक है, तो उसका ये मोटा मोटी नोट्स है जो मैंने बनाया हुआ इंग्लिश में। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, दोस्तों को भी बताइए। चलिए आते हैं टॉपिक पर। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि 6:30 AD के आसपास का समय है, हर्षवर्धन की डेथ हो जाती है और पुष्यभूति एम्पायर जो है वो टूटने लग जाता है। राइट, जब वो टूटने लग जाता है उसके बाद 3 नए मेजर पावर निकल करके आते हैं। वो कौन कौन से थे? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालास। ठीक है, ये तीनों लोग मिलकर के क्या करते हैं, तीनों एम्पायर जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, साथ में कुछ नहीं करते हैं, अगेंस्ट में सब कुछ करते हैं। राइट, तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में फाइट करते हैं एक ऐसी ज़मीन के लिए जो कि उस समय के अपने जनित पे चल रहा था, उस समय के अपने हाइट्स पे चल रहा था। और वो कौन सी ज़मीन थी? कन्नौज की ज़मीन थी। ठीक है, पहले पाटलिपुत्र के लिए सब लड़ाई कर रहे थे। पाटलिपुत्र मैंने आपको बताया था कि जो ध्वस्त हो चुका था। अब नया सिटी कौन सा निकल के आया था? कन्नौज निकल के आया था। तो कन्नौज का जो एरिया था वो सभी लोग कैप्चर करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर एक बढ़िया स्टैब्लिशमेंट हो चुका था। तो आइए हम लोग पॉइंट्स वाइज देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें कहते हैं कि पुष्यभूति डायनेस्टी का जब डिक्लाइन होता है उसके बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का शुरू होता है। अब आपको ये याद रखना है कि ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो था वो कब हुआ और किन लोगों के बीच में हुआ। तो पहला सवाल तो यही हो गया, कब हुआ? कब हुआ? 750 से 900 AD के आसपास होता है ये। ठीक है, इसमें किस चीज़ के लिए फाइट करते हैं? कंट्रोल ओवर द कन्नौज। कन्नौज का जो एरिया था बहुत ज़्यादा फर्टाइल था, बहुत ज़्यादा मतलब अपने रिच हेरिटेज के कारण उस समय के लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं, कीमती चीज़ टाइप का हो चुका था। और जो भी रूलर थे वो वहाँ पर कैप्चर करना चाहते थे। तो 3 पार्टी कौन कौन सा था इसमें? पाल, प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट। आप इस मैप में देख सकते हैं, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इस मैप को, थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो ये गुर्जर प्रतिहार जो है वो प्रतिहारास हो गए। ठीक है, पालास जो है वो आपके बंगाल से राइज करते हैं और ये कैप्चर करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार इधर से कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। एंड राष्ट्रकूट जो है वो समवेयर इन कर्नाटका का जो एरिया था वहाँ से राइज करते हैं और वो सबको कैप्चर करते करते वो कन्नौज तक अपना शासन फैलाना चाहते रहते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स हैं जो अपने को यहाँ पर याद रखने हैं। पहला तो पार्टी कौन कौन से हैं? 3 पार्टी है, ट्राइपार्टाइट है, 3 पार्टी है। 3 पार्टी कौन कौन से हैं? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक, कब का समय है? 750 से 900 का समय है। ठीक है, और किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ये लोग? कन्नौज की भूमि के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग पाल डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, गुर्जर प्रतिहार और जो आपके राष्ट्रकूट हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ हम लोग चूंकि बिहार के संदर्भ में ही पढ़ रहे हैं तो हम लोग उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इनको हम लोग ओवरऑल हिस्ट्री का जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे। तो जब हम पाल डायनेस्टी पढ़ते हैं तो सबसे पहला नाम आता है गोपाल का। ठीक है, इनके बारे में 2 पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला तो ये फाउंडर थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? तो गोपाल थे। ठीक है, समय वही 750-770 का समय है। ठीक है, फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सटेंडेड हिज एम्पायर ओवर द बिहार। अब ये बंगाल से राइज करते हैं और अपना एक्सपेंशन जो है वो बिहार के ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो अपना प्रभुत्व आगे बढ़ा रहे होते हैं उसमें वो क्या करते हैं कि देखते हैं कि बिहार में जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट कल्चर है। ये लोग ऑब्वियसली ये लोग बुद्धिस्ट ही थे, तो ये बुद्धिस्ट कल्चर को और बढ़ावा देने के लिए वो क्या करते हैं? उदांतपुरी महाविहार का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, उदांतपुरी महाविहार या उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, जो भी आपको ध्यान रहे आपको ये याद करना है। कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। पहले सारा पॉइंट्स देख लेते हैं एक लाइन से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन आते हैं? धर्मपाल आते हैं। धर्मपाल क्या करते हैं? ये कन्नौज को अटैक करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। गोपाल ने भी, सभी लोग जितने भी नाम अभी आएंगे ना, जिनके जिनके पास ताकत था वो सब लोग अटैक करते हैं कन्नौज पे। ठीक है, गोपाल हो गया, धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, सभी लोग कन्नौज पे अटैक करते हैं। तो ये धर्मपाल क्या करते हैं? कन्नौज पे अटैक करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, ये स्पेशली पॉइंट मैंने यहाँ पर क्यों लिखा वो आपको नेक्स्ट पॉइंट समझ में आएगा। ही अपॉइंटेड चक्रयुद्ध एज हिज रिप्रेजेंटेटिव रूलर। ठीक है, अपना एक गवर्नर टाइप का छोड़ करके आते हैं, उनका नाम होता है चक्रयुद्ध। ठीक है, और जब वो कैप्चर करते हैं उनको यहाँ पर एक नियुक्ति करते हैं चक्रयुद्ध का। उसके बाद वो ग्रैंड सेरेमनी का अरेंजमेंट करते हैं और एक टाइटल लेते हैं। टाइटल क्या लेते हैं? उत्तरापत स्वामी। ये एक ही वर्ड है, मैंने डैश दे करके इसको अलग करके लिखा है ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कौन सा टाइटल लेते हैं? उत्तरापत स्वामी का टाइटल लेते हैं। ठीक, ये भी एक यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, उसका नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, और 200 विलेज जो है वो नालंदा को दान में देते हैं। मतलब उसके अब कोई सा यूनिवर्सिटी है या महाविहार है तो उसको खर्चे पानी के लिए तो पैसे चाहिए होंगे ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? जो बिहार में जो गांव है उसका रेवेन्यू से आएगा। राइट, तो 200 विलेज जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को दान में देते हैं। तो इनके भी पॉइंट्स हैं कुछ वो हम लोग एक साथ ही देखेंगे कैसे याद करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? देवपाल। ठीक है, समय देखते चलिएगा, थोड़ा थोड़ा हम समय में आगे बढ़ते चल रहे हैं धीरे धीरे करके। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम
प्राग्ज्योतिषपुर इन नॉर्थ ईस्ट। अब ये प्राग्ज्योतिषपुर क्या है? दिस इज असम, ये है असम, इसको ध्यान रखेंगे, प्राग्ज्योतिषपुर असम है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में असम से लेकर के नेपाल नॉर्थ में और कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा जो है वो ईस्ट में, यहाँ तक इनका शासन था। ही हैड फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ साउथ एशियन किंगडम्स। तो साउथ एशियन किंगडम्स जो था ना वो भी बुद्धिस्ट का आपका बढ़िया एक जगह था, जहाँ पर बुद्धिस्ट जो फॉलोअर्स हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते थे, और वहाँ के जो राजा थे वो भी उस रिलीजन को प्रोत्साहन देते थे। तो साउथ ईस्ट किंगडम, एशियन किंगडम्स जो है उनसे उनका बढ़िया ये चल रहा था। ये चीज़ आपको नेक्स्ट पॉइंट में दिखेगा कैसे बढ़िया चल रहा था, कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द किंग ऑफ जावा, जावा सुमात्रा जावा, ठीक है, ये आपके इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं। तो इसमें इसके एक राजा थे बलदेव पुत्र देव, ठीक है, इसको नाम कैसे पढ़ेंगे? बलदेव पुत्र देव, ठीक है, 3 भाग में है, ठीक है। इनके कहने पर, इनके रिक्वेस्ट पे देवपाल ने 5 विलेज जो है फिर नालंदा को दिया। अब पहले हमने क्या देखा, 200 विलेज किसने दिया था? 200 विलेज आपका धर्मपाल ने दिया था, और देवपाल क्या करते हैं, ये 5 विलेज और देते हैं इसको। ही इज़ फेमस फॉर गिविंग पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म, ठीक है, इन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनेज दिया था। डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी स्टार्टेड आफ्टर हिज डेथ। अब इनके जो बच्चे थे वो जितने कैपेबल नहीं रहे होंगे तो उनका ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है यहाँ से। चलिए अब याद करने का जो तरीका है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, कैसे याद किया जाए, ठीक है। ये मेरा एक तरीका है, बाकी आपका अपना तरीका हो सकता है, राइट। तो अब नाम फोकस कीजिए, गोपाल, GOPAL, गोपाल, ठीक है। तो ओ से आप याद रखेंगे गोपाल, तो उदांतपुरी, उदांतपुरी, ठीक है। इस गोपाल का जो ओ था ना उसको मैंने उदांतपुरी बना दिया, बाकी धर्मपाल, देवपाल, महिपाल किसी में भी ओ नहीं है, राइट। तो जहाँ ओ है वही उदांतपुरी यूनिवर्सिटी जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है। और ये फाउंडर भी हैं, तो इनके साथ आप याद रख सकते हैं कि मतलब फाउंडर तो याद रह जाता है, गोपाल पहला आदमी था, वो फाउंडर था, लेकिन अब ये ध्यान नहीं रहता है कि यार उदांतपुरी किसने किया, फिर विक्रमशिला किसने किया, ये याद नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर उदांतपुरी आ गया। धर्मपाल जो है, ठीक है, धर्मपाल जो है ये धर्म का काम बहुत करेंगे, ठीक है। धर्मपाल क्या करेंगे? धर्मपाल, DHRAM, धर्मपाल धर्म का काम बहुत करेंगे। क्या करेंगे? धर्म का काम बहुत करेंगे। धर्म का काम क्या होगा? इन्होंने क्या किया? विक्रमशिला, विक्रम, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन लीड किया था, ठीक है। 200 विलेज इन्होंने दान में दिया, 200 विलेज इन्होंने दान में दिया। धर्म का काम कर रहे हैं ना, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया, 200 विलेज उसको दान किए नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और इन्होंने ही उत्तरापत स्वामी का टाइटल लिया था, ठीक है, उत्तरापत स्वामी इसका टाइटल लिया था। कब? कन्नौज पर फतेह करने के बाद, वहाँ पर अपना रिप्रेजेंटेटिव चक्र युद्ध को बैठाने के बाद। तो ये धर्मपाल के बारे में, ठीक है। लास्ट कौन से हैं अपने इसमें? देवपाल। तो अब ये देखिए कि अब ये कैसे याद रहेगा कि बलदेव पुत्र जो हैं वो किसके साथ आए थे। तब ये देवपाल में आप देखेंगे कि यहाँ भी देव है और बलदेव में भी देव है, बलदेव पुत्र देव, ठीक है, बलदेव पुत्र देव, आगे भी देव पीछे भी देव, और किसके पास आए हैं? वो देवपाल के पास आए। नाम में इतने देव लगे हुए हैं तो देवपाल के ही पास जाएंगे, है ना। तो इनके कहने पर 5 विलेज जो है इन्होंने नालंदा को दान किया था। तो आपको ये याद हो जाएगा। तो जैसे ही आपको त्रिदेव याद हो गया, ठीक है, त्रिदेव याद हो गया, तो बलदेव पुत्र जैसे ही याद हो गया आपको, तो आपको ये याद आ जाएगा कि ये जावा के रूलर हैं और ये साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स जो कि वन ऑफ द रूलर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन किंगडम्स हैं, और इनका जो रिलेशन है देवपाल के साथ बहुत अच्छा है। सभी का जो है साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन था, आज भी हमारा साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ बहुत बढ़िया रिलेशन है, बट उस टाइम का भी ये एक बढ़िया रिलेशन को दर्शाता है कि उनके रिक्वेस्ट पे इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। और याद करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे मूव करते हैं। देवपाल में, ठीक है, देवपाल में आपको ये याद रखना है कि किंग ऑफ जावा बलदेव पुत्र देव जो हैं उनके रिक्वेस्ट पे इन्होंने 5 गांव को दान में दिया था, ठीक है। 5 गांव और किसने मांगा था? पांडवों ने 5 गांव मांगा था। चलिए, धर्मपाल जो है उनके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं। पहला तो ये धर्म का काम बहुत करेंगे, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की, फिर 200 विलेजेस को उन्होंने दान में दिया, फिर उत्तरपद स्वामी का इन्होंने टाइटल लिया, और वहाँ खुद ही नहीं बैठे, चक्रयुद्ध को बैठा दिए। कहाँ पर? कन्नौज में, जिसके लिए लड़ रहे थे वहाँ खुद ही नहीं बैठे जा करके, ठीक है। और गोपाल के बारे में क्या था कि गो में गो ओ आता है तो उदांतपुरी आ जाता है, राइट। और उसके बाद इन्होंने उदांतपुर महावीर हो गया, फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। ड्यूरिंग महेंद्रपाल्स रेन
ठीक है। किंग मिहिर भोज ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी कैप्चर्ड अ वास्ट एरिया ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार के रिस्पेक्ट में है। तो अब ऐसा आपसे पूछ सकता है कि मिहिर भोज का जो समकालीन शासक पाल डायनेस्टी का कौन था। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि उन्होंने कैप्चर किया नहीं किया, या ऐसा पूछ भी सकता है ट्रिवियल सवाल में, बट मोस्टली आपसे यहाँ पर ये पूछेगा कि समकालीन कौन था, आपको क्या बोलते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी रूलर कौन था। तो मिहिर भोज के कॉन्टेम्प्रेरी रूलर जो थे वो महेंद्रपाल थे। ठीक है, इनके टाइम में इन्होंने मिहिर भोज ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ गुजर प्रतिहार। तो इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था बिहार के बहुत सारे एरिया को। ठीक है, तो ये थोड़ा कमज़ोर होता गया, वंश इनका कमज़ोर होता गया, लेकिन अचानक 100 साल बाद रिवाइवल शुरू होता है। और कौन किसका राइज होता है, महिपाल वन का। ठीक है, महिपाल वन आते हैं समवेयर अराउंड एंड ऑफ द 10th सेंचुरी AD। ठीक है, 988 से 1038 तक इनका शासन था। ये क्या कर, इनको क्या बोला जाता है कि इनको सेकंड फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकंड फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी। तब गोपाल के बाद किसका नाम आ जाता है, महिपाल का। ठीक है, तो वो आप सीक्वेंस में याद रखिए, पहला 3 नाम जो है वो सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, गोपाल, धर्मपाल एंड देवपाल। ठीक है, महिपाल जो है वो फिर अलग से आ जाता है ना। चलिए, इनको सेकंड फाउंडर ऑफ द पाल डायनेस्टी बोला जाता है, और इनके अंडर में ही रिवाइवल ऑफ पाल डायनेस्टी जो है स्टार्ट होता है। ही कैप्चर्ड होल ऑफ द बंगाल एंड मगध बट हिज सक्सेसर्स वेर वीक। तो इन्होंने अपना जैसे ही पावर में आते हैं, रिवाइवल शुरू करते हैं, चीज़ों को सही करना शुरू करते हैं, एक्सपेंशन शुरू करते हैं, बिहार को वापस से वो कैप्चर करते हैं, जो कि मिहिर भोज लेके चले गए थे, है ना। तो वैसे जैसे ही वो कैप्चर करते हैं, और उनकी उसके बाद उनका निधन हो जाता है कुछ समय बाद। मतलब एक लंबा समय ही था, लेकिन निधन तो सबका ही होना है, उनका भी होता है। तो उनके जो सक्सेसर्स थे वो वीक नहीं थे, फिर से वो विघटन की ओर चल जाता है, कोई आकर के जो है कैप्चर कर लेता है उसको। ठीक है, तो महिपाल 2 1070 से 1075 सी जो है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था कि महिपाल 1 के टाइम में, मैंने महिपाल 1 का जो समय था उस काल में क्या 2 इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ। तो पहला चीज़ ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो सेकंड फाउंडर बोले जाते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि उनको सेकंड फाउंडर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उन्होंने रिवाइवल किया था अपनी डायनेस्टी का, अपने किंगडम का। ठीक है, महिपाल 2 के बारे में 2 पॉइंट अगेन आ जाता है। पहला पॉइंट आ जाता है आपका कि कैवर्तास जो है वो नॉर्थ बंगाल में रिवोल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहीं कहीं पर मैंने ऐसा पढ़ा कि इसको फर्स्ट पीजेंट रिवोल्ट बोला गया है, बट फॉर्मली स्टैब्लिश्ड नहीं है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे इस बात को लेकर के। बट आपको ये ध्यान रखना है कि महिपाल 2 के टाइम में सेन डायनेस्टी और कैवर्तास का नाम आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर टाइमलाइन देख सकते हैं, समवेयर 1070 पहुँच चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर शासन में है महिपाल 2। ठीक है, महिपाल 2 के टाइम में 2 इंपॉर्टेंट बात होता है। पहला तो कैवर्तास जो है, ठीक है, कैवर्तास जो है वो रिवोल्ट कर देते हैं नॉर्थ बंगाल में, और सेन डायनेस्टी जो है वो बिहार बंगाल में जो है वो पावर में आ जाता है। ठीक है, ये भी अपने एरिया में थे पावर में, महिपाल जो है वो कुछ लोकली पावर में रह गए होंगे। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उनका एरिया नहीं रह गया था। तो जो एरिया उन्होंने छोड़ दिया उसमें कैवर्तास वाला एक एरिया आ गया, फिर सेन डायनेस्टी वाला एक एरिया आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है ऐसा कि कैवर्तास जो है वो किसके काल में जो है वो आपका रिवोल्ट करते हैं, या फिर सेन डायनेस्टी जो है वो किसके काल में जो है उनका राइज शुरू हो जाता है। ठीक है, दोनों ही केसेस में महिपाल 2 इसका आंसर होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महिपाल 1 के बारे में यही 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। एक ही पॉइंट है मोस्टली, दूसरा पॉइंट तो मैंने मतलब, तो मैंने आपको बताया कि इनका शासन मतलब एकदम ही खत्म नहीं हो गया था। इनका जो एरिया है वो छोटा हो गया था, और उसी छोटे एरिया में अभी भी ये शासन कर रहे थे। तो यहाँ पर एक और राजा निकल के आते हैं, रामपाल। ठीक है, रामपाल निकल के आते हैं। रामपाल के टाइम में क्या होता है कि गढ़वाल जो हैं एक्सटेंडेड द रूल टू शाहबाद एंड गया। ठीक है, यहाँ पर अपने ये रूल एक्सपैंड कर लेते हैं। यही गढ़वाल में ही के ही डिसेंडेंट एक जयचंद थे, जिनका नाम आपने सुना होगा, है ना। तो रामपाल जो है इनके टाइम में गढ़वाल जो है वो एक्सटेंड कर लेते हैं गया तक अपना। ठीक है, सेन रूल्स में विजय सेन और बल्लाल सेन जो है वो भी ईस्ट ऑफ द गया, मतलब मान लीजिए यहाँ पर गया है तो इधर से जो है वो गढ़वाल से आ गए और इधर से सेन आ गए। ठीक है, ये गया है अपना। ठीक, तो इधर से कौन आ गए, गढ़वाल आ गए, इधर से कौन आ गए, सेन आ गए। तो दोनों साइड से इनका एरिया और एकदम खत्म ही जैसा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पाल कल्चर के बारे में। कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे किताब में पाल कल्चर के बारे में, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। कभी कभी आप सब्जेक्टिव राइटिंग कर रहे हो या कुछ ऐसे वगैरह लिख रहे हो तो ये काम आ जाएगा आपके। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, दे वर फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। वो क्या है, बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे। एंड गेव पैटर्नेज, अब जिस चीज़ के आप फॉलोअर होते हैं उसको पैटर्नेज तो देते ही हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट स्कूल को ये लोग पैटर्नेज देते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग देख चुके हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को दान में 200 विलेज और 5 विलेज ऐसा मिला था। ठीक है, विक्रमशिला, उदांतपुरी और जगादला महाविहार।
ठीक है, इसका भी इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था। अब ये जगादला जो है ये मैंने अलग से मार्क करके रखा है क्योंकि हमने ये देखा नहीं था, क्योंकि इसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया ये फॉर्मली इस्टेब्लिश नहीं है, बट इन लोगों के द्वारा ही किसी के द्वारा किया गया था, ऐसा हमको मिलता है लिखा हुआ। ठीक है, तो हम लोग ये याद रखेंगे, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि जगादला जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था, बट आपसे ये पूछ सकता है कि किस डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर पाल डायनेस्टी हो जाएगा। ठीक है, फ्रेंडशिप विथ टाइबेटियन रूलर्स, ठीक है, तिब्बत के जो शासक थे उनके साथ फ्रेंडशिप था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं मोटा मोटी, एक जगादला का बात नहीं किया था, उसको मैंने अलग से मार्क कर दिया है। ठीक है, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स दो थे या बुद्धिस्ट मॉन्क्स कह सकते हैं, उनका नाम क्या था, शांत रक्षिता। ठीक है, अलग अलग पढ़िएगा इसको, शांत रक्षिता एंड अतिश दीपांकर, ये दोनों हमारे बिहार में रहते थे। ठीक है, इनको कहाँ बुलाया गया, तिब्बत में बुलाया गया, नेपाल में बुलाया गया, और इनको क्रेडिट किया जाता है तिब्बत में जो बुद्धिज़्म फैला उसका क्रेडिट किसको जाता है, अतिश दीपांकर को जाता है। तो आपसे सवाल में पूछ सकता है कि तिब्बत में जो बुद्धिज़्म का फैलाव हुआ वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो अतिश दीपांकर के द्वारा किया गया था। दोनों बिहार में यूनिवर्सिटीज़ में रहते थे, वहाँ के मॉन्क्स थे ये लोग। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है कि ये देख लिया हमने, दोनों का नाम देख लिया, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रमोटेड स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब क्या होता है, वो काट पीट के जो ऊपर नहीं मूर्ति बनाते हैं, मतलब अब नहीं बनता इतना, पहले बनता था, पत्थर का काट करके नक्काशी बना करके मूर्तियाँ बनाते हैं, उसको उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया था। तो प्रमोशन में हमको देखने के लिए मिलता है कि गौतम बुद्ध का मूर्ति और हिंदू देवी देवताओं का जो मूर्ति है ये लोग बनाते थे। ठीक है, हिंदू डाइटीज़ और गौतम बुद्ध का मूर्ति बनाते थे, किस चीज़ से, ब्लैक शाइनी स्टोन से बनाते थे। ठीक है, द पीरियड रीच्ड इट्स जेनिथ इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो ऐसा हमको सर लिखते हैं कि ब्रॉन्ज स्कल्पचर में भी ये लोग काफ़ी आगे बढ़ गए थे, बहुत ही उम्दा किस्म का चीज़ बना रहे थे। बाय द एंड ऑफ द 12th century CE द टर्क्स अटैक्ड द एंड डिस्ट्रॉयड द यूनिवर्सिटीज़ एंड द किंगडम। जो तुर्किश अटैक होता है ना, बख्तियार खिलजी का अटैक होता है, तो उन्होंने क्या किया, सारे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया, सारा जो स्कूल कॉलेजेस थे सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, बट उसके साथ एक दो पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है। पहला तो एक धर्म स्वामीन है, इसको कैसे पढ़ेंगे, धर्म स्वामीन एक बुद्धिस्ट मॉन्क है जो तिब्बत से आते हैं नालंदा में पढ़ने के लिए। तो ये नष्ट हो चुका था, उसके बाद भी ऐसा नहीं होता ना कि नष्ट हो गया तो सब लोग मरा गए, नहीं, ऐसा नहीं था, कुछ लोग रहे होंगे, तो उससे जब पढ़ने के लिए आए तो उनको पता नहीं रहा होगा कि वो नष्ट हो चुका है, तो ये उसके बाद ही पढ़ने के लिए आए थे, कुछ तो उनको शिक्षा मिला ही होगा। ठीक है, और एक और जो इस टर्क्स अटैक के रिस्पेक्ट में एक और बात हमको पता चलता है, वो ये है कि गढ़वालास जो थे उनके एक रूलर थे गोविंद चंद्र। ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने मानेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि तुरुष दंड नाम का एक कर लगाते थे, कर इज टैक्स, एक तुरुष दंड नाम का एक टैक्स लगाते थे। उस टैक्स को क्या मैंने उस टैक्स से क्या होता था, द फंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स टू डिफेंस अगेंस्ट द तुरुस्कास। ठीक है, तुरुस्कास से डिफेंड करने के लिए ये तुरुस्क दंड नाम का एक टैक्स लगाया था इन्होंने, और ये तुरुस्कास कौन है, ये टर्क्स है, बेसिकली दे आर टर्क्स। इनसे अपने किंगडम को डिफेंड करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा, अब लड़ाई लड़ना है तो पैसा तो चाहिए कैसे भी। ठीक है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया कि भाई हमको प्रोटेक्शन के लिए ये टैक्स की ज़रूरत है, तो ताकि हम लोग अपना मिलिट्री मेंटेन कर सकें, ट्रूप्स मेंटेन कर सकें, उनका खाना पीना जो है वो व्यवस्था कर सकें, तो ये एक टैक्स लगा था। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो प्लेट है, प्लेट का नाम क्या है, मनेर कॉपर प्लेट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, मनेर कॉपर प्लेट। ठीक है, मनेर कॉपर प्लेट में क्या मिलता है हमको, तुरुष दंड नाम का एक ये मिलता है, तुरुष का दंड नाम का एक टैक्स का जिक्र मिलता है। और ये टैक्स क्या करता था, टू फंड द मेंटेनेंस ऑफ ट्रूप्स फॉर द डिफेंस अगेंस्ट द तुरुस्कास, टर्क्स के अगेंस्ट जो हमको डिफेंस चाहिए उसके लिए ये फंड था। ये धर्म स्वामीन का नाम याद रखेंगे क्योंकि इनका नाम आगे भी आएगा। ठीक है, धर्म स्वामीन का नाम आगे भी आएगा, ये वो हैं जो डिस्ट्रक्शन के बाद पढ़ने आए थे। और गोविंद चंद्र का गढ़वाल यूनिवर्सिटी डायनेस्टी का जो है वो हमको नाम ध्यान रखना है क्योंकि इनका ही मनेर कॉपर प्लेट था। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है दैट इज कर्नाट्स ऑफ मिथिला। ठीक है, मिथिला में क्या होता है, कर्नाट वंश का उदय होता है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे नन्दिदेव। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी। ठीक है, इनका कैपिटल था सिमरानगढ़, आज के डेट में नेपाल में पड़ता है ये जगह। ठीक है, समवेयर अराउंड यस मोतिहारी से जब आप नेपाल की ओर बढ़ते हैं ना, मैंने स्ट्रेट अप, तो यहाँ पर आपको सिमरानगढ़ नाम का जगह मिलता है, ये इनका कैपिटल था। ठीक है, कैपिटल था, और नन्दिदेव इसके फाउंडर थे। ठीक है, इनका बेटा कौन था, गंगदेव थे। ठीक
ठीक है, गंगदेव सिद्ध। अब ये मैंने क्यों लिखा है, कुछ ऐसा लाइन में था नहीं लिखने के लिए, बट इसलिए लिखा है कि आप आपसे कभी पूछ दे कि नन्नीदेव, गंगदेव, नरसिंहदेव, राम सिंह देव ये लोग किस डायनेस्टी के हैं। ठीक है, 4 नाम जो आप देख रहे होंगे हाईलाइटेड, या हरि सिंह देव, ये किस डायनेस्टी के हैं, तो आपके पास पता होना चाहिए कि कर्नाटक डायनेस्टी के ये लोग थे। राइट, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में क्या कहता है कि नरसिंह देव जो थे, नरसिंह देव, इन्होंने जो पैसा दे करके बख्तियार खिलजी को बाहर ही रख दिया। तो बख्तियार खिलजी क्या कर रहा था कि गंगा के नीचे नीचे अटैक करते हुए आ रहा था, और इन्होंने क्या किया था कि सारा कुछ ध्वस्त कर दिया था। साउथ बिहार में मगध जो एरिया है अपना, उसमें सारा कुछ इन्होंने ध्वस्त कर दिया था। अब ये क्या है कि उत्तर की ओर भी बढ़ते, मिथिला की ओर भी बढ़ते, तो इन्होंने, नरसिंहदेव ने क्या किया कि भैया तुम पैसा पकड़ो, ठीक है, थोड़ा शांत रहो। तो ये भी खुश कि भाई पैसा मिल गया, अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे जब टाइम आएगा। तो बख्तियार खिलजी से अपने प्रोटेक्शन के लिए नरसिंहदेव ने क्या किया था, ट्रिब्यूट पे किया था। तो ये टर्क्स जो आकर के बसे थे ना, मतलब मगध वाले एरिया में, तो ये लोग कंटिन्यूसली जो है अपना पावर दिखाते रहते थे कि भैया तुम पैसा देते रहो, नहीं पैसा दोगे तो हम जो है तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में एक धर्म स्वामीन, हमने ये नाम पढ़ा था कि वहाँ के एक रिकॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो धर्म स्वामीन क्या लिखते हैं कि एक टर्किश जनरल थे तुगरिल तुगन। ठीक है, छोटा सा ये कर देते हैं। ठीक है, तुगरिल तुगन नाम के एक टर्किश जनरल थे जिन्होंने अटैक किया था मिथिला पर, और राम सिंह देव वहाँ के राजा हुआ करते थे। राम सिंह देव वहाँ के राजा हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया कि अपने किंगडम को सक्सेसफुली अपने उन सामने वाले के अटैक से, टर्क के अटैक से जो है वो बचा लिया था। मतलब फाइट किया होगा, फाइट करके इन्होंने खुद को सेव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली सल्तनत इन बिहार एंड बंगाल रिसीव ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कर्नाटक। ठीक है, तो ये जैसे कोई है छोटा मोटा कमांडर होगा जो घुस गया लड़ने के लिए, पता चला वो हार गया, बट जो मेजर कमांडर्स थे वो ये सब फालतू लड़ाई में नहीं घुसते थे, उनको पैसा मिल रहा था। तो ये काफ़ी लंबा समय तक, जब तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन नहीं आया, तब तक ये लोग जो हैं गयासुद्दीन तुगलक के शासन से पहले तक का जो समय है, गयासुद्दीन तुगलक कब आए थे, जो इनका अटैक हुआ था, क्या नाम है, बख्तियार खिलजी का अटैक जो हुआ था वो 1195-96 के आसपास हुआ था। ठीक है, और जो आपके गयासुद्दीन तुगलक जो है वो 1325 के आसपास आए थे। तो समवेयर अराउंड ये कितना लंबा समय हो गया, 125-150 साल के बीच का समय कुछ हुआ। तो इतना साल तक क्या कर रहे थे, 150 साल तक पैसा दे के खिला पिला के उसको शांत रख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिल्ली सल्तनत इन बिहार एंड बंगाल रिसीव्ड ट्रिब्यूट्स किस चीज़ के लिए कि भाई तुम पर हम अटैक नहीं करेंगे, फ्रॉम कर्नाटक वंश के जो लोग थे इनको ट्रिब्यूट देते थे। ठीक है, लास्ट राजा जो थे इनके हरिसेन देव थे, और इनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमने को ध्यान में रखने हैं। पहला तो ये है कि गयासुद्दीन तुगलक का जो होता है आपका बंगाल का ये होता है, मतलब अभियान होता है बंगाल की ओर, वो लड़ाई करने के लिए बढ़ते हैं। तो बंगाल जब जीत के लौट रहे होते हैं तो वो लौटते लौटते सोचते हैं कि भाई तू काहे बैठा हुआ 150 साल से, इसको भी लपेटो अपने में। तो गयासुद्दीन तुगलक का अटैक होता है मिथिला पर, वो कैप्चर कर लेते हैं मिथिला को। और हरि सिंह देव जो हैं इसके जो राजा थे वो नेपाल में तराई रीजन में जो है कहीं वो फ्लड कर जाते हैं, भाग जाते हैं। अगला पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन रूलर कौन थे मिथिला में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन या कंटेम्प्रेरी रूलर कौन थे, हरि सिंह देव थे। ये आपको ध्यान रखना है पहला चीज़। अब वो लड़ाई हुआ, भाग गया, वो सब नहीं ध्यान रखना है, आपको याद रखना है गयासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर कैप्चर कर लिया था, हरि सिंह देव भी भाग गए थे। तो यहाँ से मेजर चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर मिथिला राज्य में कौन हुए, तो ही वॉज हरि सिंह देव। इन्होंने क्या क्या किया था, ही स्टार्ट पंजी प्रबंध क्या होता है, रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है अपने किंगडम में, रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इन्होंने शुरुआत किया। ठीक है, लॉट ऑफ स्मृति एंड निबंध रिलेटेड टेक्स्ट वे रिटन ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, तो पंजी प्रबंध और स्मृति और निबंध रिलेटेड, स्मृति इज लाइक कि रिलीजियस जो टेक्स्ट होता है जो आपके मेमोरी में चल रहा है, आपको याद है, आपने अपने बेटे को याद कराया, अपने पोते को याद कराया, तो जो स्मृति में था उसको उन्होंने लिखने का काम किया पहला। और निबंध जो होता है, जो पोएट्स होते हैं वो लोग निबंध लिखने काम, लेखक होते हैं निबंध लिखने का काम करते हैं, तो वो लोग निबंध भी बहुत सारा बढ़िया यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, कर्नाटक डायनेस्टी एंडेड बाय 1378। अब ये यहाँ पर है कि 1325 में नरसिंह देव जो है वो भाग गए। 1325 में नरसिंह देव जो गयासुद्दीन तुगलक से लड़ाई होता है, नरसिंह देव भाग जाते हैं, मिथिला जो है इनके कैप्चर में आ जाता है। लेकिन मिथिला जो कैप्चर किया इन्होंने, तो कुछ एरिया रहा होगा सिमरावगढ़ के आसपास जो ये खुद ही शासन कर रहे होंगे। तो वहाँ पर कौन शासन कर रहा था, इनकी जो वाइफ थी, विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली विद्यापति, जो समय के बहुत बड़े पोएट थे, उनकी हेल्प से वाइफ जो है वहाँ पर शासन कर रही थी।
ठीक है। तो ये 1378 आते आते वो सब समाप्त हो चुका था। इसी काल में क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक, मतलब गयासुद्दीन तुगलक हैं, उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो जाती है 1351 में, ठीक है। 1325 में कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। 1351 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मतलब ये 25-26 साल जो है ये टर्क का जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रहा है मिथिला के ऊपर में। लेकिन 1351 जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ होता है तो जो उनका जो शासन था वो वीक पड़ जाता है। बाकी लोग जो उनके उत्तराधिकारी आए उनके इतना मतलब नहीं था उस एरिया से, ठीक है। तो ये एक एरिया ऐसा था कि जो डोमिनेंस था वो, जैसे ही आप किसी एरिया को, आपका जो डोमिनेंस का एरिया है उसको आप छोड़ देते हैं, कहीं और रहने लग जाते हैं या कहीं और कुछ करने लग जाते हैं, तो उस एरिया में आपका डोमिनेंस कम हो जाता है, लोग आपको कम पहचानने लगते हैं, आपकी पावर अगर है तो वो कम होने लग जाता है, राइट। तो टक्स का भी पावर जो है वहाँ पर कम हो जाता है। और इनके पावर कम होते ही, जैसे किसी का पावर कम होता है तो क्या होता है? नए राजवंश का उदय होता है। तो नए राजवंश का उदय होता है। और इस डायनेस्टी का क्या नाम था? इस डायनेस्टी का नाम ओइनवाड़ या फिर सुगौना डायनेस्टी बोलते हैं इसको। इसका शासन लगभग 200 साल तक चला, राइट। तो इसका राइज जो है ये अभी शुरू हो गया था। इसका राइज कब शुरू हो गया था? 1325 के आसपास ही राइज शुरू हो गया था। बट लेकिन मेजर पावर जो है वो इनको कब मिलता है? जब मोहम्मद बिन तुगलक का डेथ होता है उसके बाद, ठीक है। तो अब इस ओइनवाड़ डायनेस्टी के बारे में कुछ खास लिखा हुआ नहीं है किताब में, फिर भी मैंने गूगल सर्च करके विकिपीडिया से एक मटेरियल उठाया है जिसमें बस आपको राजाओं के नाम थोड़े ध्यान रखने हैं कि आपसे पूछ दिया जाए कि कामेश्वर ठाकुरा या फिर भोगेश्वर ठाकुरा, गणेश्वर ठाकुरा, कीर्ति सिम्हा इज़ इम्पॉर्टेंट। कीर्ति सिम्हा के इस पे बेस्ड है। इनका एक विद्यापति जी हैं, उनका एक कीर्ति लता एंड कीर्ति पताका, ठीक है। कीर्ति लता एंड कीर्ति पताका जो है इनके द्वारा लिखा गया था, विद्यापति जी के द्वारा। तो इन किसके कमीशन पर लिखा गया था? कीर्ति सिम्हा कमीशन पर लिखा गया था, ठीक है। भावेश्वर ठाकुरा हो गया, देव सिम्हा हो गया। अब ये सब जो नाम है आपको ध्यान रखना है कि ये किस वंश के हैं। आपसे सीधा नाम पूछेगा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ये तो सारा ही नाम आपसे पूछ देगा कि ये नाम जो हैं ये किस वंश डायनेस्टी के हैं। तो आपको ये पता थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ओइनवाड़ डायनेस्टी का जो या सुगौना डायनेस्टी कोई भी ऑप्शन में हो तो आप टिक कर सकते हैं उसको। तो ओइनवाड़ क्यों बोला जाता है इसको? ओनी एक जगह का नाम है जो कि मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, वहाँ से इनका राइज शुरू हुआ था। इन्होंने अपना कैपिटल जो है वो सुगौना में शिफ्ट कर लिया था। सुगौना कहाँ है? सुगौना जो है आपका राजनगर, मधुबनी जिला में राजनगर एक जगह है, मधुबनी में राजनगर एक जगह है, ठीक है। राजनगर, यहाँ पर एक सुगौना नाम का गांव पड़ता है, ठीक है। सुगौना एक गांव पड़ता है, यहाँ से ये लोग ऑपरेट करते थे। इसके बाद भी काफ़ी कैपिटल शिफ्ट हो, उतना अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने आपको याद रखने के हिसाब से बता दिया। अगर आप मधुबनी के आसपास से हैं, दरभंगा के आसपास हैं, तो राजनगर जरूर जानते होंगे जगह है, ठीक है। तो ये दो आपको डायनेस्टी का, ओइनवाड़ या सुगौना डायनेस्टी कोई सा भी नाम आ जाए आपको ध्यान रखना है। 200 साल इनका शासन रहा, ठीक है। और इनके जो राजा हैं ये लोग कुछ राजा का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो छोटा ही नाम पूछा जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई बड़ा नाम उससे पूछ देगा। ठाकुरा टाइप का कुछ अगर टट्टा सरनेम मिले तो आप समझ लीजिएगा कि वहाँ के कीर्ति सिम्हा का नाम मिल जाए। दिस नेम इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि ये किसके समकालीन है? विद्यापति जी के समकालीन है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट पर मूव करते हैं और इस एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज़ को रैप अप करते हैं। इस वीडियो के साथ आपका एंशिएंट हिस्ट्री जो है बिहार का वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट से, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे बिहार का, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 3-4 लेक्चर जैसा ही लगेगा, उसमें वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो विद्यापति के बारे में एक लास्ट पॉइंट है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड ड्रामाटिस्ट, ठीक है। लिव्ड इन दिस एरा, 14th सेंचुरी में ये जो है ये रहते थे, ठीक है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनका जो है फेमस वर्क है, जो कि किसके द्वारा कमीशन किया गया था? कीर्ति सिम्हा के द्वारा कमीशन किया गया था, ठीक है। एक और चीज़ ये है कि इनके टाइम में मैथिली भाषा जो है, मैथिली लैंग्वेज रीच्ड इट्स मैच्योरिटी। किसी भी भाषा का उदय और उसके मैच्योरिटी में 400 साल का अंतर होता है, मैच्योरिटी, ठीक है। किसी भी भाषा, कोई सा भी लैंग्वेज जो है वो उसका उदय जो शुरुआत होता है और उसका एक मैच्योरिटी जो पहुंचता है, जब उसका ग्रामर स्टेबलाइज कर जाता है, उसमें 400 साल का समय लगता है, ठीक है। तो एक जो मैथिली लैंग्वेज है समवेयर अराउंड 800-900 के टाइम में शुरू हुआ था, 800-900 BC के आसपास में, सॉरी AD के आसपास में, ठीक है। और ये 1350 पर आकर के लगभग में स्टेबल हो गया था और ये विद्यापति काल बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है और एंशिएंट अपना बिहार का हिस्ट्री भी समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें। हाँ, दोस्तों एक और दो इन्फॉर्मेशन है। पहला तो मैंने टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने बिहार के कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करने शुरू किए हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा UPI ID भी मिल जाएगा आपको, आप कुछ दान दक्षिणा करना चाहें, ठीक है, गुरु दक्षिणा करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ टॉपिक समाप्त करते हैं। चलिए टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।